अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में हिंदी मीडियम में लेक्चर 2 को देखेंगे। लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? घोल की सांद्रता, घोल की सांद्रता, घोल की सांद्रता अथवा घोल की शक्ति। इसका क्या अभिप्राय है? किसी घोल में उपस्थित घुल एवं घोलक के अनुपात को व्यक्त करने वाले पदों को ही हम लोग घोल की शक्ति कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें किसी व्यवहारिक बातों को लेके हम चलते हैं थोड़ा सा, जैसे कहे कि जो ये शरबत अधिक मीठा है, ये शरबत कम मीठा है। अधिक मीठा शरबत कहने का मतलब क्या हुआ? उसमें घुल अधिक है, घोलक कम है, अर्थात चीनी उसमें अधिक है और जल उसमें कम है। कम मीठा कहने का मतलब चीनी पहले वाले घोल की तुलना में चीनी क्या है? कम है और जल अधिक है, तो कम मीठा हो गया। अर्थात घोल की शक्ति अथवा सांद्रता का मतलब ये होता है किसी घोल में घुल एवं घोलक का क्या अनुपात है। यह घोल एवं घोल में ये घोल में घुल एवं घोलक के अनुपात को व्यक्त करता है। इसे निम्नलिखित पदों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब घोल की सांद्रता या घोल की शक्ति को बहुत सारे पदों में हम लिख सकते हैं। सबसे पहला पद क्या होगा? मात्रा प्रतिशत, यानी घोल की सांद्रता या घोल की शक्ति का पहला पद मात्रा प्रतिशत। इसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। इसी को हम लोग भार प्रतिशत भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मास परसेंटेज, और हम लोग वेट परसेंटेज। आप लोगों में किसी को कोई दिक्कत? जोर से बोलो। हाँ सर। तो मात्रा प्रतिशत के बारे में क्या देखेंगे? मात्रा प्रतिशत के बारे में हम देखेंगे जो किसी घोल के 100 ग्राम द्रव्यमान में कितने ग्राम घुल उपस्थित हैं उसे मात्रा प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसे मात्रा प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात किसी घोल के 100 ग्राम द्रव्यमान में जितने ग्राम घुल उपस्थित होते हैं उसे घोल का मात्रा प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत W/W के द्वारा निरूपित करते हैं।
चले देखें, लिखेंगे थोड़ा सा। किसी घोल के 100 ग्राम द्रव्यमान में, ग्राम को हम जीएम भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, केवल जी भी लिख सकते हैं। तो चलें केवल जी को ही लेके चलते हैं। इस घोल के 100 ग्राम द्रव्यमान में जितने ग्राम घुल उपस्थित होते हैं उसे घोल का मात्रा प्रतिशत कहते हैं। जैसे देखो बाबू, अगर हम कहें 20% W/W ग्लूकोज का घोल, ग्लूकोज के बारे में वाकिफ हो आप लोग? ग्लूकोज का क्या सूत्र हो जाएगा? C6H12O6। अभी गर्मी में हम लोग सेवन भी करते हैं। ये जो ग्लूकोज है, हम लोगों के शरीर में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है इसी ग्लूकोज से होती है। ग्लूकोज जब हम श्वसन करते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। यानी शरीर में भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, दहन हो रहा है, कंबशन। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर उसका जो क्या बचता है, बनता है एनर्जी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जलने से कितने एटीपी एनर्जी मिलते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, कभी केमिस्ट्री में और कभी बायोलॉजी में। क्योंकि ये बायोलॉजी का भी सेक्शन है और केमिस्ट्री का सेक्शन आपको एक चैप्टर पढ़ना होता है, जैव अणु, उसमें पढ़ना पड़ता है। ग्लूकोज के एक अणु के दहन से या ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण लिखेगा, ऐसे दहन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का मतलब ही हो गया दहन। तो ग्लूकोज के एक अणु के दहन से शरीर में कितने एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 36 एटीपी, 36 एटीपी, 36 एटीपी। ग्लूकोज के एक अणु के दहन से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होगी? 36 एटीपी। और ये जो ग्लूकोज जलता है कोशिका में और जाके कहाँ जमा हो जाता है? कोशिका के किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल करते हैं। यानी एटीपी के रूप में जमा हो जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम लोगों के बॉडी में जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या होता है अंकित? एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज के एक अणु के दहन से कितने ऊर्जा की प्राप्ति होगी? 36 एटीपी। हम विषय से विषयांतर हो गए थे, लेकिन हम अपने टॉपिक पे फिर वापस लौटते हैं। लौटने का रीजन, हमको ये पढ़ाना था लेकिन बीच रास्ते में आ गया, तो चलो भाई थोड़ा देखते भी चलते हैं, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे होते जाते हैं। तो 20% W/W ग्लूकोज का घोल, अर्थात 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम घोल में उपस्थित। इसी ढंग से किसी का भी परसेंटेज W/W रहेगा, मतलब बता सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम घोल में उपस्थित है, यहाँ घोलक के बारे में कोई चर्चा है? घोलक के बारे में कोई चर्चा नहीं हो तो समझिए शाश्वत घोलक के रूप में क्या होगा? जल होगा। जल एक शाश्वत घोलक है। अगर कहीं भी घोलक के बारे में कोई चर्चा नहीं हो तो क्या होगा? जल होगा।
यानी कितना ग्राम, 20 ग्राम ग्लूकोज होगा और 100 ग्राम घोल है। इसका मतलब रेस्ट 80 ग्राम उसमें क्या होगा, क्योंकि घोल में 20 ग्राम ही घुल है, तो 80 ग्राम क्या होगा इसमें, जल होगा। 20 + 80 = क्या हो जाएगा, 100। 20 + 80 क्या हो जाएगा, 100। क्योंकि घोल जो होता है, घोल की मात्रा बराबर क्या होगी, घुल की मात्रा जोड़ घोलक की मात्रा। तो हम लोग देख लें, इसको आप लोग नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब माना कि घुल, इस चैप्टर में याद रखने की बात है, क्योंकि एनसीईआरटी जो मानता है हम उसी चीज को माने तो बेहतर होगा। घुल को ए माना है एनसीईआरटी अपने बुक में, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो फायदा क्या होता है, हमारा जो डेरिवेशन है और एनसीईआरटी का जो डेरिवेशन है, दोनों एक दूसरे को कोलाइड करता है, दोनों एक दूसरे से मिलता है, टकराता है, एक जैसा होता है, तो फिर समझने में दिक्कत नहीं होता है, किताब पढ़ने में आसान होता है। हम लोग उसी काम को करेंगे। माना कि घुल को क्या मान लेंगे, इस चक्कर में जब भी हम एक ही बात करेंगे वो घुल हो। माना कि घुल की मात्रा WA ग्राम, घोलक की मात्रा, घोलक को क्या मान लेंगे, B WG। तो घोल की मात्रा क्या हो जाएगी, WA। घोल की मात्रा WA + WB ग्राम। अतः घोल में घुल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा बाबू, WA अपान WA + WB। इसको ब्रैकेट में कर दें टोटल कॉस्ट और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 100। उसी ढंग से घोल में घोलक का द्रव्यमान प्रतिशत WB ग्राम, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको अंश में रखेंगे, कुल को हर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। WB ग्राम में बचे WA + WB into 100। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर कर दें, इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। किसी घोल के दो 200 ग्राम द्रव्यमान में 30 ग्राम घुल उपस्थित है, तो घोल के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। देखिए इसको मौखिक बनाएंगे। 200 ग्राम द्रव्यमान में कितना ग्राम घुल है बाबू, 30 ग्राम। हमारे थ्योरी में न्यूमेरिकल हम साथ लेके चलेंगे, थ्योरी भी होते जाएगा, न्यूमेरिकल भी होते जाएगा, और टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी में है उसी पैटर्न से, कोई काट छाट नहीं, सब बेहतरीन तरीके से। तो 200 ग्राम में कितना ग्राम है घुल, 30 ग्राम। घुलने का द्रव्यमान तो देखिएगा 200 ग्राम घोल में
कितना ग्राम घुल है? 30 ग्राम। 30 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 15 ग्राम। डायरेक्ट इसमें आंसर क्या आ जाएगा बाबू? क्योंकि 200 ग्राम में कितना है? 30 ग्राम, इसलिए 100 में कितना होगा? 15 ग्राम। 15% W/W। क्योंकि यहाँ पे चर्चा नहीं है कि घुल कौन सा है, चीनी है, नमक है, यूरिया है, ये कोई पता नहीं, कॉमन चीज है घुल। हम सीधे हो गया 200 ग्राम में किस पदार्थ का घोल है ये पता नहीं है, यानी घुल कौन सा है ये पता नहीं है, घुल के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। मान ले कोई अज्ञात घुल। 100 ग्राम 200 ग्राम में कितना ग्राम है? 30 ग्राम। हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जो 100 ग्राम में कितना ग्राम, तो 200 ग्राम घोल में है 30 ग्राम, तो 100 में कितना हो जाएगा? आधा। 200 का आधा कितना? 100, तो ये भी हो जाएगा आधा, 15 ग्राम। 15% W/W। अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड, अगर आप कहेंगे सर लंबा बनाना चाहते हैं तो 200 ग्राम घोल में 30 ग्राम की 30 ग्राम घुल द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित है। नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत नहीं लिखोगे, जब 100 लिखेंगे तब आओ। 200 ऐसे कर देंगे, चूंकि 200 ग्राम घोल में 20 ग्राम घुल उपस्थित हैं। देखो ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है, इसलिए 1 ग्राम घोल में 30/200 ग्राम घुल उपस्थित है, इसलिए 100 ग्राम। यानी क्या हो गया? 15% W/W। दिखाई नहीं पड़ता है तो बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे। सही से अगर दिक्कत हो रही है, जो लिखने में दिक्कत हो रही है तो बताएंगे कमेंट करके, ठीक है? बस आप लोग उतार लें। इसमें एक जगह हम सही से नहीं लिख पाए हैं, घोल यहाँ पे आप लोग थोड़ा ठीक कर लेंगे। घोल में घुल का द्रव्यमान, यहाँ ठीक कर लेंगे, घोल में घुल का द्रव्यमान प्रतिशत। इसी पे 8 मिनट प्रश्न में ही है, इंडेक्स क्वेश्चन में है। यदि द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित प्रश्न एक देखेंगे जो कि एनसीईआरटी से है। यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली है, तो घोल में बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। अर्थात देखेंगे क्वेश्चन 22 ग्राम बेंजीन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे घुल कौन हो गया? घुल बेंजीन हो गया। घुल की मात्रा आपको ये निकल गया 22 का। घोलक जो कम मात्रा में रहते हैं उसे घुल कहते हैं, जो अधिक मात्रा में रहते हैं उसको घोलक कहते हैं। तो घोलक, यहाँ घोलक हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, बेंजीन हो गया C6H6। ऐसे सूत्र से हमको कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। 122 ग्राम,
तो घोल की मात्रा क्या हो गई? 22 ग्राम प्लस 222 घोल की मात्रा क्या हो जाएगी? बेंजीन घुल की मात्रा प्लस प्लस की मात्रा घोलक की मात्रा, तो टोटल कितना हो गया? 144 ग्राम। अतः घोल में बेंजीन का प्रतिशत बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत या बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत 22 हम बताए थे, जिसका निकालना होता है द्रव्यमान प्रतिशत, उसको अंश में, कुल को हर में, यानी घोल की मात्रा हर में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 22 ग्राम अपॉन 144 ग्राम मल्टीप्लाइंग 100, यही परसेंटेज में आंसर आ गया। कैलकुलेट करके लिख दो। अब उतार लो। लोग घोल की शक्ति का दूसरा पद के बारे में पढ़ेंगे। घोल की शक्ति जो व्यक्त करते हैं, तो पहला व्यक्त किए थे द्रव्यमान प्रतिशत में, अब दूसरा व्यक्त करेंगे हम लोग आयतन प्रतिशत में। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज। और क्या निरूपित करते हैं? परसेंटेज V बाय V। ये बतलाता है, ध्यान दीजिएगा, आयतन प्रतिशत क्या बताएगा? किसी घोल के 100 भाग आयतन में जितने आयतन घुल उपस्थित होते हैं, उसे घोल का आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 भाग की जगह अगर दोनों जगह ml ले लेंगे तो भी चलेगा, दोनों जगह लीटर ले लेंगे तो भी चलेगा। ये भी बोल सकते हैं किसी घोल के 100 ml आयतन में, ml का मतलब मिलीलीटर, किसी घोल के 100 मिलीलीटर आयतन में जितने मिलीलीटर घुल उपस्थित होते हैं, उसे घोल का आयतन प्रतिशत कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी घोल के 100 ml आयतन में जितने मिलीलीटर घुल उपस्थित होते हैं, उसे घोल का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत V बाय V के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे रहे हैं 40% V बाय V फॉर्मल्डिहाइड HCHO का घोल। %40 V बाय V फॉर्मल्डिहाइड का घोल, इसको क्या कहते हैं? स्पेशली याद रखेंगे बाबू, इसको क्या कहते हैं? इस घोल का नाम है फॉर्मलिन। क्या नाम है? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन।
अच्छा जरा देखिए इसके बारे में हम बताएं। इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे आप लोग, मिला लेंगे, हो सकता है एरर हो। तो हम बता रहे थे 40% V/V फॉर्मल्डिहाइड का घोल। फॉर्मल्डिहाइड का घोल जो होता है कितना प्रतिशत होता है? 40% V/V। यानी कहने का मतलब 100 ml में कितना ml फॉर्मल्डिहाइड है? 40 ml। रेस्ट इसमें जल कितना है? 60 ml। अर्थात 100 ml घोल में 40 ml क्या है? फॉर्मल्डिहाइड उपस्थित। रेस्ट इसमें कितना हो गया? 100 ml में 40 ml फॉर्मल्डिहाइड, रेस्ट कितना हो गया? 60 ml वाटर। लिखते नहीं है वाटर, अंडरस्टूड रखते हैं। घोलक के बारे में अंडरस्टूड टर्म रहता है। अच्छा ये देखिए जरा इसका हम उपयोग देखिए। इसका उपयोग आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो सर कहते हैं 40% V/V फॉर्मल्डिहाइड के घोल को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? फॉर्मलिन। ये क्वेश्चन रहेगा फॉर्मलिन क्या है, इसके उपयोग को बताएं। तो क्या बोलेंगे? 40% V/V फॉर्मल्डिहाइड के घोल को फॉर्मलिन कहते हैं। आयतन के हिसाब से, अर्थात आयतन के हिसाब से किसी घोल में जब 40% फॉर्मल्डिहाइड उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं। इसका उपयोग जरा बेहतरीन ढंग से सुनेंगे। इसका उपयोग जैविक नमूने के परिरक्षण या संरक्षण में होता है। जैसे आप लेबोरेटरी में देखेंगे सांप, मेढक, छिपकली, ये सब किसमें डुबा के रखता है? फॉर्मलिन। इससे क्या होता है? डीके नहीं होता, क्षय नहीं होता है, सड़ता नहीं है। इसका उपयोग फॉर्मलिन का उपयोग क्या चीज हो गया? एकदम क्लास में ही वीडियो देखने के बाद ही आप सीख जाइए। ये क्वेश्चन रटा हुआ हो जाना चाहिए। तो फॉर्मलिन क्या है? आयतन के हिसाब से फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय घोल को फॉर्मलिन कहते हैं। इसका उपयोग जैविक नमूने के परिरक्षण में होता है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। जैविक नमूना मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे जो जीव हैं उसका हम लोग बायोलॉजी में जो स्टडी करते हैं और वो उसके मृत शरीर को जो हम संरक्षित करके रखते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं जैविक नमूना का। जैसे मेढक, अब लेबोरेटरी में दिखाना है, बच्चों को दिखाना है, तो उसमें हम क्या दिखाएंगे आप लोगों को? तो देखिए ये मेढक है, इसका नॉस्ट्रिल है, ये इसका बॉडी कैसा है, ये सब पार्ट के दिखाने के लिए, लाइव दिखाने के लिए तो उसके डेड बॉडी को रखा जाएगा। तो डेड बॉडी को किस में रखा जाएगा? फॉर्मलिन। यानी डेड बॉडी को ये सड़ने से क्या करता है? बचाता है, क्षय नहीं होने देता, डीके नहीं होने देता, डिकम्पोज नहीं होने देता है। इस पर बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता, बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं पाता। किसके वजह से? फॉर्मलिन। और आजकल इसका दुरुपयोग क्या करते हैं? दुरुपयोग भी सुन लीजिए, उपयोग सुने हैं तो देखिए, वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा तो उसमें उपयोग तो समझा दी। अब देखिए फॉर्मलिन के रूप में उपयोग क्या हुआ? जैविक नमूने के संरक्षण में। दुरुपयोग क्या करते हैं? इसको दूध वाला देते हैं, दूध डाल। दूध क्या होता है? दूध निकालने के 12 घंटा तक, 15 घंटा तक दूध फटता नहीं है। इसमें दूध सड़ता नहीं है, दूध का लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन नहीं होता है। दूध फटने का मतलब क्या हुआ? दूध में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो लैक्टोज, जब फट जाता है तो क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड ना, दूध स्पॉइल कर जाता है, खराब कर जाता हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, तो ये जो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है किसके वजह से? कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से, जिसके कारण दूध से दही बनता है। नेचुरली भी होता है, वातावरण से भी आ जाता है फंगस, दूध खराब हो जाता है।
तो दूध को फटने से बचाने के लिए क्या करता है, दूध वाले क्या डाल देते हैं, फॉर्मलिन डाल देते हैं 2-4 बूंद, लेकिन वो जहर है बॉडी में, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बॉडी के अंदर ऑक्सीकृत होकर फॉर्मिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, जो किडनी को डैमेज कर देता है, किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, इसको डैमेज कर देता है। यानी आपको लंबे समय तक फॉर्मलिन मिश्रित दूध का सेवन करने से हमें किडनी की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या भी हो सकती है। भविष्य का जो लीवर कैंसर, किडनी कैंसर जो देख रहे हैं, रीनल कैंसर, किडनी कैंसर को रीनल कैंसर कहते हैं, ये सब लीवर सिरोसिस, लीवर में जब प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये सब जो हो रहा है किसके वजह से, फॉर्मलिन मिश्रित दूध के पीने से। लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं, गर्मी में दुकानदार भी डाल ही देते हैं, दूध वाले डाल ही देते हैं। क्यों डालते हैं, तो फट जाता है तो लोग दाम नहीं देना चाहते, इससे बचे। तो 100 ml घोल में कितना ml फॉर्मल्डिहाइड है, 40। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 10% V/V एसिटिक अम्ल सॉल्यूशन, एसिटिक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड, 10% V/V एसिटिक अम्ल का घोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सिरका के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में सिरका को क्या बोलते हैं, विनेगर। दुकानदार भी सिरका की जगह विनेगर ही बोलना पसंद करता है। तो केवल हिंदी जानने से नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ विनेगर जरूर जानना है। रनिंग टर्म में है, रनिंग लैंग्वेज में हो जाता है। तो विनेगर, ये हम लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं, जितने भी चाइनीज आइटम खाते हैं, उसमें क्या डालता है, सिर्फ विनेगर डालता है, तो उसमें क्या रहता है, 10% V/V एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब क्या हो गया, 100 ml में 10 ml एसिटिक अम्ल है, 90 ml क्या है, रेस्ट वाटर। इसके वजह से थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आने लगता है। इसको गोलगप्पे वगैरह में भी डाला जाता है, उसके पानी बनाने में भी डाल देता है, थोड़ा तीखा बनाता है। अर्थात 100 ml घोल में 10 ml एसिटिक अम्ल उपस्थित है। अम्ल कहिए, एसिड कहिए, बात देखिए। तीसरा एग्जाम्पल बाबू देखेंगे, 38% V/V इथिलीन ग्लाइकॉल का घोल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला देखना होगा, इधर देख लेंगे, CH2OH CH2OH। कॉमन नेम इसका हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल। बाबू देखो, आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा बाबू, इसका आयुर्वेदिक नेम इथेन 1,2-डायोल। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन का चेन है। इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE + 1,2-डायोल। यहाँ पे E नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे D से शुरू हो रहा है, सेकेंडरी से। तो क्या होगा, तब ये E एलिमिनेशन रूल नहीं होगा। इथेन 1,2-डायोल को ही क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। 38% V/V इथिलीन ग्लाइकॉल का घोल। जरा देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं, प्रतिहिम मिश्रण। इसका तीनों एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा रहता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी फ्रीज मिक्सचर। इथिलीन ग्लाइकॉल का घोल, इसको मिलाने से क्या होता है जरा समझेंगे।
रुकेंगे, केवल वीडियो ही नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इसको आत्मसात भी करेंगे। 38% वी इथिलीन ग्लाइकॉल का घोल मतलब क्या हुआ? 100 ml घोल में 38 ml इथिलीन ग्लाइकॉल, रेस्ट 62 ml यानी 62 ml क्या होगा? जल। 100 ग्राम में 38 ग्राम, आप सॉरी 100 ml में 38 ml इथिलीन ग्लाइकॉल है, मतलब 62 ml क्या है? जल है। इस मिश्रण का उपयोग प्रतिहीन मिश्रण के रूप में होता है। प्रतिहीन मिश्रण के रूप में क्या होता है, क्या मतलब होता है? ये इसका उपयोग वैसे प्रदेशों में होता है जहाँ 0 से नीचे तापमान चला जाता है। तो वहाँ गाड़ी के रेडिएटर में क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना गाड़ी के रेडिएटर में, इंजन को ठंडा करने के लिए, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में, अपना बेगूसराय की भाषा में क्या बोलता था? रेडी वाटर बोली। दैट इज नॉट रेडी वाटर, दैट इज रेडिएटर। रेडिएटर में चलता है, चलेगा, अपने लैंग्वेज में समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस रेडिएटर में जो पानी डालते हैं वो इसका काम है इंजन को ठंडा करना। अगर बर्फ बन जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठंडे प्रदेशों में रात में शाम में गाड़ी लगा देंगे, सुबह में गाड़ी ऑन करेंगे, पानी जम जाएगा तो दिक्कत होगी, रेडिएटर भी फट सकता है। तो उसको जमने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? 38% वी इथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं, यानी यही पानी का इस्तेमाल करते हैं। यानी 38 ml आप इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं, 62 ml क्या लेते हैं? जल लेते हैं, उसी रेशियो में मिला देते हैं। इस रेशियो में मिलाने से क्या फायदा होता है? रेडिएटर में जो पानी है वो जमता नहीं है, यानी रेडिएटर में हम नॉर्मल वाटर का उपयोग नहीं करते हैं, यही प्रतिहीन मिश्रण का उपयोग करते हैं। इससे जमता नहीं है। और कितना डिग्री सी तक नहीं जमता है जानते हैं? इसका हिमांक घटते घटते, ऐसे सामान्य जल रहेगा कितना पर जम जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन पर जम जाएगा। ये 273 केल्विन पर नहीं जमेगा, ये जाके कितने पर जमेगा? -17.6 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से कितना नीचे? 17.6 नीचे जाके जमेगा, यानी इतना ज़्यादा होगा तब जमेगा। यानी -5 पर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, जमा हुआ नहीं रहेगा। अगर किसी ढंग से किसी दिन -5, -7, -8, -10 तक भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, -11 तक गया, -17.6 के ऊपर तक ये काम करेगा, जमेगा नहीं। रेडिएटर में डाल कौन से प्रदेशों में? ठंडे प्रदेशों में रेडिएटर में सामान्य जल के जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रतिहीन मिश्रण का। इसका कितना हो जाता है? टेम्परेचर -17.6 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि 60 ml इथाइल एल्कोहल, ये आयतन प्रतिशत पर आए प्रश्न होंगे। यदि 60 ml इथाइल एल्कोहल 240 ml जल में उपस्थित है तो घोल में इथाइल एल्कोहल के आयतन प्रतिशत की गणना करें। 60 ml इथाइल एल्कोहल कितना ml जल में है? 240 इथाइल एल्कोहल। तो हम लोग देखिएगा आयतन द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही लेंगे। इथाइल एल्कोहल को क्या मान लेंगे? यहाँ घुल है तो ए। इथाइल एल्कोहल का आयतन, इसका आयतन कितना हो जाएगा? आपको कितना ml है ये? 40 ml। 60 ml, 60 ml। जल का आयतन, जल को क्या मानेंगे? बी। जल का आयतन क्यों मानते हैं? घुल को हमेशा हम इस चैप्टर में बोले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लो बाबू, एनसीईआरटी के ही अनुसार लो। घुल को ये मान लो, घोलक को भी मान लो हमेशा। अब कहोगे सर पी क्यू क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं। आप घुल को पी और घोलक को क्यों मान के भी चल सकते हैं। हम अलग अलग ढंग से मान सकते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में घुल को ये माना है, घोलक को भी माना है, हम उसी तर्ज पे लेते हैं जिससे
हमारा किताब पढ़ने का जो तरीका हो हमारे वीडियो के जैसा मिलता हो। तो बी जल का आयतन कितना हो जाएगा 240 ml। तो टोटल क्या हो जाएगा, यानी घोल का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे का क्या होगा, घोल का आयतन क्या होगा, 300 कम हो जाएगा, दोनों का योगफल हो जाएगा 300 ml। हम क्या कह देंगे, आता घोल में इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा बाबू, 60 ml। जिसका निकालना होता है उसका क्या देते हैं हम लोग, अंश में, टोटल हर में। टोटल कितना हो गया 300 ml, मल्टीप्लाइंग क्या होगा 100। अच्छा याद रखना, घुल अगर ml में हो तो घोल भी क्या होना चाहिए, ml में। घुल अगर लीटर में तो घोल भी किसमें, लीटर में। सेम यूनिट में यूज करना। कैंसिल कर सकते हैं 5 बार में, 5 टाइम्स ये 20, यानी 20% V/V, अर्थात क्या हो गया, इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं 20% V/V इथाइल अल्कोहल का घोल। मतलब क्या हुआ, 100 ml में 20 ml इथाइल अल्कोहल है, रेस्ट 80 ml क्या है, जल है। 20 ml इथाइल अल्कोहल काफी ज्यादा मात्रा माना जाता है। अभी जो आप सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें अल्कोहल कौन सा होता है, जनरली 2 प्रकार के सैनिटाइजर बनाते हैं, एक हर्बल, एक हर्बल उत्पाद भी होते हैं, आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक उत्पाद भी होते हैं। हर्बल वाले में इथाइल अल्कोहल यूज करता है, और नॉर्मल जो रहता है सैनिटाइजर उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। उसमें कितना % अल्कोहल डालना चाहिए मिनिमम सैनिटाइजर में, 60% V/V, यानी 100 ml में कितना ml, 60 ml। कम से कम 100 ml में, 100 ml सैनिटाइजर में 60 ml इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हर्बल उत्पाद लोग जैसे कि हिमालय कंपनी का, पतंजलि का, उसमें हर्बल कहता है। हर्बल लिखने का मतलब वो इथाइल अल्कोहल यूज करता है। और जो नॉर्मल यूज करता है सैनिटाइजर, थोड़ा सा ज़्यादा बोर्ड कड़ा होता है, तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करता है। हार्ड माना जाता है, हार्ड माना जाता है। तो उसमें कितना % अल्कोहल रहता है V/V, सैनिटाइजर में कितने % अल्कोहल बाबू, 60% V/V, आइदर इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। या तो इथाइल अल्कोहल लेना है या आइसोप्रोपाइल। कम से कम 60% लेना है, अधिक भी ले सकते हैं, किसी में 70 भी आता है, 80 भी आता है। तो सैनिटाइजर में कितना % अल्कोहल, 60%। हर्बल में क्या होगा, हर्बल प्रोडक्ट में, हर्बल समझ रहे हैं ना, जड़ी बूटी से जो बना हुआ, यानी नेचुरल वे में, तो नेचुरल वे में करता है इथाइल अल्कोहल देता है। हर्बल जो सैनिटाइजर होता है, पतंजलि हो गया, हिमालय हो गया, उसमें इथाइल अल्कोहल देता है। अदर में क्या देते हैं, आइसोप्रोपाइल। मेडिसिनल जो होते हैं, एलोपैथ वगैरह में मिलते हैं, अंग्रेजी वगैरह जो दवाखाना में मिलेंगे, तो वो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कम से कम कितना % अल्कोहल होना चाहिए, 60%। हैंड सैनिटाइजर, हम कौन सा सैनिटाइजर की बात की है बाबू, हैंड सैनिटाइजर, हाथ में जो रब करके लगा रहे हैं, ये हैंड सैनिटाइजर। क्योंकि करंट टॉपिक है, इसको देखना अच्छा रहता है, करंट टॉपिक है, आज के डेट का है, तो फिर उसको भी हम क्यों छोड़ दें। बिना सैनिटाइजर का सब काम अभी अधूरा है। कर लें,
तो घोल की शक्ति का तीसरा भाग पढ़ेंगे, प्रतिशत मात्रा बटे आयतन या प्रतिशत द्रव्यमान बटे क्या करेंगे, आयतन, या परसेंटेज W बाय V। इसका क्या मतलब हो गया, नाम से ही जाहिर है, प्रतिशत मात्रा बटे आयतन। 100 ml घोल में कितना ग्राम घुल है, घुल बटे घोल। घुल किस में होगा, मात्रा में, और घोल किस में होगा, आयतन में। किसी घोल के एक 100 ml आयतन में जितने ग्राम घुल उपस्थित होते हैं उसे घोल का प्रतिशत द्रव्यमान बटा आयतन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लें बाबू, 25% W बाय V NaOH का घोल। NaH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका व्यापारिक नाम हो गया, कॉमर्शियल नेम जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा। केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। 25% W बाय V NaOH का घोल, अर्थात 25 ग्राम NaOH 100 ml घोल में उपस्थित है। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, 8% W बाय V 8% W बाय V NaCl। NaCl क्या हो गया, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं। 8% W बाय V NaCl का घोल। इसका मतलब क्या है बाबू, उल्टा करके भी लिख सकते हो वही चीज। 100 ml घोल में क्या है, 8 ग्राम NaCl उपस्थित है। यानी आपको घुल किसमें रहेगा, द्रव्यमान में, और घोल किसमें रहेगा, आयतन में। 100 ml घोल में 8 ग्राम NaCl। उतार लें। पीछे जो पढ़े थे हम, 3 चीज पढ़े, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन, 3 पढ़े। 3 में हम देखेंगे अब रिलेशन एक देख लें, द्रव्यमान प्रतिशत एवं प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन में संबंध, प्रतिशत W बटे W एवं परसेंटेज W बाई V में संबंध। जैसा कि हम लोग जानते हैं
जैसा कि हम लोग जानते हैं, जरा देखेंगे इसको गौर करके, और सब लोग समझते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मात्रा बराबर, मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? द्रव्यमान। कंफ्यूजन में नहीं रहना, मात्रा कहे, द्रव्यमान कहे, भार कहे, केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं है। केमिस्ट्री में हमको जैसे देखिएगा, एक मिनट जरा रुकिए, मात्रा का मतलब स्मॉल m और भार का मतलब क्या होता है? mg। क्योंकि हमको केमिस्ट्री में गुणित्वित फलन से कोई काम नहीं है, सब जगह लगेगा ही लगेगा, अंडरस्टूड टर्म है, इसलिए केमिस्ट्री में हम मात्रा भार पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, फिजिक्स में नहीं लेंगे। फिजिक्स में लेंगे अगर मात्रा भार पर्यायवाची तो गलत है। तो हम यहाँ पे मात्रा या द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? आयतन गुने क्या होगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आयतन गुने घन। मात्रा को आप मात्रा कहे, द्रव्यमान कहे, भार कहे, बात क्या है? एक ही। इसको अगर हम W से निरूपित कर दिए, इस आयतन को 20 से, इसको 20 से भी करते हैं, और कहीं कहीं पर रो से भी करते हैं। रो ऐसे लिखा जाता है, डी यहीं पे लिख ही देते हैं, डी या रो है। तो देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आयतन बराबर क्या होगा बाबू? V बराबर क्या होगा बोलिए इस फॉर्मूला से? आयतन बराबर क्या होगा बोलो? W/D, यानी V इक्वल टू ऊपर वाले फॉर्मूला से हम क्या लाए? V बराबर W/D, यानी मात्रा बटे घनत्व। अब पुनः देखेंगे, पुनः अब चलेंगे हम प्रतिशत W/V। प्रतिशत W/V का मतलब क्या हुआ? प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन, यानी क्या हो गया? घोल का द्रव्यमान ऊपर और V जो है घोल का आयतन। V क्या है? घोल का आयतन। W क्या है? घोल की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे घोल का आयतन निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ से ले लें। ये फॉर्मूला को हम बोल देते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण 1। ये ध्यान दीजिएगा, आयतन यानी V बराबर, 1 मिनट जरा रुकेंगे और समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करेंगे बेहतर तरीके से। आप लोग वीडियो देखने वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, पहले देख लें तब उसके बाद लिखें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे V बराबर क्या है? W/D। यहाँ से क्या होगा? V क्या है? घोल का आयतन। तो घोल के आयतन की जगह क्या लिख सकते हैं? W/D। कहिएगा सर दो जगह W है, ये W क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो W है वो है घोल की मात्रा, नीचे वाला जो W है वो है घोल की मात्रा। क्या है? घोल की मात्रा। ऊपर वाला जो W है घोल की मात्रा, ये जो W है घोल की मात्रा। ये देखिए अब क्या हो जाएगा? W/W इंटू D, और D कहाँ चला जाएगा बाबू? ऊपर। अर्थात परसेंटेज W/V बराबर परसेंटेज W/W इंटू D। ये फार्मूला हम लोग जनरेट कर लिए, ये फार्मूला हम लोग जनरेट कर लिए। प्रतिशत भार बटे आयतन, प्रतिशत भार बटे आयतन बराबर क्या हो गया? इसको बेहतर तरीके से लिखें, लिखाई सही से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यानी प्रतिशत भार बटे आयतन बराबर क्या होगा? प्रतिशत भार गुने घनत्व, यानी परसेंटेज W/V बराबर परसेंटेज W/W इंटू D। मैंने एक ही स्टेप में निकल जाएगा। इससे क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत और प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन में हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे से जाएंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमको घोल का क्या चीज मालूम हो? D। जहाँ D क्या है? जहाँ D क्या है? घोल का घनत्व,
या इसी को विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व का परिमाण सेम होता है। परिमाण समझते हैं ना, वैल्यू सेम होता है। इसमें यूनिट होता है, इसमें यूनिट नहीं होता। ये यूनिट, इसमें यूनिट होता है और ये यूनिट लेस है, इकाईहीन। दोनों का लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। जरा सुनिएगा, जैसे कि आप लोग बचपन से जानते हैं, तो पिछले हम लोग 11 में भी पढ़े, 10 में भी पढ़े हैं, पारे का घनत्व कितना होता है? 13.6 ग्राम पर ml। लेकिन अगर पारे का विशिष्ट गुरुत्व कहेंगे तो सीधे क्या कहेंगे? 13.6। माने इकाई को हटा देना है तब विशिष्ट गुरुत्व, इकाई सहित रखना है तो घनत्व। कोई दिक्कत? तो या तो घोल का घनत्व देगा या विशिष्ट गुरुत्व। यानी घोल का घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व जानते हैं तो प्रतिशत W/V और W/W में रिलेशन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? हम ये फार्मूला वाइज हो गया तो फार्मूला से ही काम कर लेंगे। चलिए अब आप लोग नोट कर लें। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। ये पढ़ना चाहिए। चलो तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक चलते हैं बाबू। अब अगले क्लास में हम मिलते हैं इसके चौथे भाग से। घोल की शक्ति का कौन सा भाग? चौथे भाग से। चौथे भाग से मिलते हैं।